नमस्कार दोस्तों, कहानी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत और मैं सुनाता हूं कुछ खट्टी मीठी कहानियां। मगर अपनी कॉफ़ी साथ लाइएगा, क्योंकि यहाँ कॉफ़ी नहीं कहानियां मिलती हैं। दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है बॉबी कैफ़े। एक लंबे अरसे बाद उस साल सर्दियों में माला अपने बूढ़े हो चुके मम्मी पापा से मिलने मायके आई। दरअसल उसका हस्बैंड कारोबार के सिलसिले में महीने भर के लिए मुल्क से बाहर गया और दोनों बेटे भी क्योंकि दूसरे शहरों में कॉलेज में पढ़ाई के लिए जा चुके थे। तो हस्बैंड के जाने के बाद माला ने सोचा क्यों ना मम्मी पापा के साथ कुछ दिन फुर्सत से रहने चला जाए। तो बस यही सोच वो आ गई अपने शहर, उसी शहर जहां उसका बचपन बीता और जहां जवानी के यादगार साल बिताए, और फिर जहां से शादी के बाद ऐसा नाता टूटा कि अब वही शहर बेगाना सा लगने लगा था। जैसे उस शाम जब वो शहर की मेन मार्केट में चर्च के पास पहुंची तो वहां का नज़ारा देख हैरान रह गई। सब बदला सा लग रहा था। असल में शादी के बाद ये शायद पहली बार हुआ था कि माला इतनी फुर्सत से अपने शहर आई हो। जब भी आना हुआ तो 2-4 दिन के लिए ही आई और ज़्यादातर वक्त घर पर ही बीता। शहर से राब्ता तो इतने सालों में आज हो रहा था। वो उस रोज मम्मी पापा के लिए नया रूम हीटर लेने निकली थी। जो दुकान याद थी उसी को ढूंढती हुई चर्च के पास पहुंची, मगर अब तो वहां एक कपड़ों की दुकान दिख रही थी। आसपास नजर दौड़ाई तो सब कुछ बदला बदला सा लगा। कुछ समझ नहीं आया तो माला ने वहीं पास में दुकान लगाई एक चाय वाले से पूछा, भैया यहाँ एक बिजली के सामान की दुकान हुआ करती थी? अधेड़ चाय वाला उसके सवाल को सुन चौंक गया। मुस्कुराकर फिर अपनी चाय बनाने में व्यस्त होकर बोला, आप बहन जी लगता है 15-20 साल बाद आ रही हैं यहाँ। वो दुकान तो कब की बंद हो गई। बिजली का सामान अब वो आगे डाकघर के बगल वाली गली में मिलता है, वहाँ चली जाइए। माला उसका जवाब सुन न जाने क्यों मुस्कुराई। शायद इसलिए क्योंकि अचानक उस बेगाने माहौल में उसे कोई ऐसा मिला जो शायद उस वक्त का था जब माला उस शहर की थी। वहाँ से फिर मुस्कुराते हुए माला डाकघर की ओर कदम बढ़ाने लगी, लेकिन अचानक उसके कदम ठिठके। कुछ सोचकर वो फिर मुड़ी और वापस चर्च के पास उस बाजार में वो बाजार तलाशने को बढ़ी जो तब तो था मगर शायद अब नहीं है। सर्दियों की उस शाम सांस का धुआं सा लगने के एहसास के साथ गर्मी की तलाश में हथेलियां रगड़ते हुए माला बाजार में बढ़ने लगी। जब बढ़ी तो महसूस किया कि ऐसा नहीं था कि सब कुछ ही बदल गया हो। बाजार की नई दुकानों की उस चकाचौंध के बीच कुछ पुरानी दुकानें यादों के किसी लश्कारे की तरह माला पर असर कर रही थी। कुछ याद आता और वो मुस्कुराती। फिर धीरे धीरे उसे यादों के उन लश्कारों से एक अजीब सुकून मिलने लगा। उसका मन करने लगा कि उस पूरे माहौल को अपने अंदर जज्ब कर ले। तो वैसी ही बढ़ती रही बाजार के दूसरे कोने की ओर और तभी उसे एक कॉफी शॉप दिखी। उसने वहां लगा बोर्ड देखा और एक पल को एकटक उसे देखती ही रह गई। काले सफेद पेंट में लिखा हुआ था बॉबी कैफे। बोर्ड की चमक फीकी पड़ चुकी थी, मगर माला के जहन में कुछ यादें अचानक ताजा हो गईं। तो मुस्कुराते हुए दुकान की ओर बढ़ने लगी तो काउंटर पर बैठे शख्स को देख वो मुस्कुराकर बुदबुदाई, अरे ये तो बॉबी ही है, कितना बूढ़ा लग रहा है। फिर जब एहसास हुआ कि अब वो भी तो 50 की हो चुकी है और कौन सा जवान है जो अपने से 2-3 साल बड़े बॉबी को बूढ़ा कह रही है। और उस एहसास के साथ माला को भी हंसी आ गई। दरअसल बॉबी माला के कॉलेज का सीनियर था। पढ़ाई में अच्छा नहीं था तो उसके पापा ने उसे ये कैफे खुला दिया था। क्योंकि खासा मशहूर लड़का था इसलिए कॉलेज के लड़के लड़कियां उसकी दुकान पर आने लगे कॉफी पीने। वो अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को डिस्काउंट भी देता था। तो बस चल पड़ा उसका कैफे। वो सब याद करने के बाद माला की आंखों के आगे बॉबी कैफे में बिताए वक्त की तस्वीरें तैरने लगी और उसी के साथ उसकी मुस्कुराहट अचानक मायूसी में तब्दील हो गई। उन सब यादों का कुछ ऐसा असर हुआ कि माला ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और कुछ सोच कैफे की ओर बढ़ने लगी। सब कुछ वैसा ही था बॉबी कैफे में। माला कैफे के सामने खड़ी होकर उसे निहारते हुए यादों में कहीं खोकर मुस्कुराने लगी। वो अपने ख्यालों में ही खोई थी कि एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा, अरे मैडम अंदर आ जाइए, आप बीच रास्ते में खड़ी हैं। आवाज की दिशा में देखकर फिर माला बोली, बॉबी तुम्हारी अकड़ अभी भी नहीं गई।
बॉबी अंकल इतने सालों बाद किसी के मुंह से सिर्फ बॉबी सुनकर चौंक कर रह गए और चश्मा उतारते हुए आंखें छोटी कर माला को पहचानने की कोशिश करने लगे। फिर एक पल के बाद हिचकिचाते हुए बोले, माला? और माला खिलखिलाकर बोली, चलो शुक्र है तुमने पहचान तो लिया। बॉबी का चेहरा माला को देखकर खिल गया। उसे दिल से अच्छा लग रहा था माला को देखकर। वो कुछ कहती कि उसके पहले ही बॉबी ने काउंटर से एक नज़र कैफे के अंदर डाली और फिर चश्मा पहनते हुए मुस्कुराकर माला से पूछा, इतने सालों बाद आई हो, कॉफी नहीं पियोगी माला? जवाब में माला पहले तो मुस्कुराई, फिर एक नज़र कलाई घड़ी पर डाली। देर तो हो रही थी लेकिन माला का दिल बेहद खुश था उस माहौल में। उसने मन बना लिया और अंदर की ओर बढ़ी, लेकिन फिर अंदर उस कोने में पंखे के नीचे वाली टेबल पर नजर पड़ी तो वहां किसी को बैठा देख मुंह बनाते हुए रुककर बॉबी से बोली, ओह काश मेरी वाली टेबल खाली होती, तब आता मजा कॉफी पीने का। बॉबी ने फिर चश्मा उतार पहले नजर अंदर डाली और फिर मुस्कुराकर माला की नजरों में नजरें डाल कहा, वो टेबल तुम्हारी थी, है और रहेगी। तुम ही बैठोगी वहां। तुम जाओ, मैं कॉफी भिजवाता हूँ। बॉबी ने जिस शिद्दत से वो बात कही, माला सोच में पड़ गई। कुछ समझ नहीं आया तो फिर उस टेबल की ओर बढ़ने लगी। टेबल पर एक शख्स बैठा था जिसकी पीठ माला को दिख रही थी। माला को समझ नहीं आया कि उस टेबल की ओर बढ़ना कितना सही था, लेकिन बॉबी ने जिस अंदाज और हौसले से उसे उस तरफ जाने को कहा, वो हिचकिचाकर उधर बढ़ने लगी। पास पहुंची तो देखा वो आदमी अकेले कॉफी पी रहा था। उसके सामने टेबल पर पानी का एक जग, एक खाली गिलास और कॉफी का भी एक कप रखा था जो कि किसी के इंतजार में ठंडा हो चुका था। खैर, माला ने थूक निगलते हुए झेंप कर कहा, एक्सक्यूज मी, आप प्लीज दूसरी टेबल पर शिफ्ट हो जाएंगे? ये सुन वो आदमी चौंक कर मुड़ा और जैसे ही उसकी नजर माला पर पड़ी वो उसे देखता ही रह गया और माला की आंखें भी खुली की खुली रह गई। उसने फिर वहीं से बॉबी की ओर सवालिया नजरों से देखा और बॉबी उसी की ओर देख रहा था। बॉबी ने वहीं से आंखों ही आंखों में जवाब देते हुए मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई और उसी के साथ इधर माला की आंखों के किनारे पर आंसू मोती बनकर निकल आए। फिर उन आंसुओं को पोंछते हुए माला ने कहा, तुम आज यहाँ कैसे माधव? माधव एक मायूस मुस्कुराहट के साथ खड़ा हुआ और माला को बैठने का इशारा करते हुए बोला, मैं हर शाम यहीं मिलता हूँ। ये सुन माला बैठते बैठते चौंक कर माधव को देखती रह गई। इस बार आंसुओं की बूंद अब धार बन चुकी थी। माधव चुपचाप उसके सामने बैठ उसे देखने लगा। उसने रोती हुई माला को संभालने की जरा भी कोशिश नहीं की। शायद माला को मन हल्का करने का मौका देना चाह रहा था, या शायद 50 की उस उम्र में तजुर्बे ने ऐसा करने का मशवरा दिया। माला ने फिर अपने हैंडबैग से रुमाल निकालकर अपने आंसू पोंछे और उसी बीच बॉबी 2 कप कैपुचिनो लेकर आ गया। दोनों के सामने एक एक कप रखा और फिर कुर्सी खींच कर बैठते हुए बोला, पता है माला, इस वक्त तुम्हारे सामने इस कैफे का सबसे लॉयल, रेगुलर और पुराना कस्टमर बैठा है। माला ये सुन पहले बॉबी की ओर देखती है, फिर कुछ समझने के इरादे से माधव की ओर। वो मुस्कुरा रहा था। माला कुछ समझती या पूछती उसके पहले ही बॉबी ने बताया कि पिछले 25 साल से माधव रोज शाम यहाँ आता है और 2 कप कॉफी ऑर्डर करता है। ये कहकर उठते हुए फिर बॉबी ने दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रोज 1 कप वेस्ट होता था, आज शायद नहीं होगा, इसलिए आज की कॉफी मेरी तरफ से। ये कहकर बॉबी वहां से चला गया और माला माधव को देखती रह गई। एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन इस बार माधव ने उसकी हथेली थपथपाते हुए उसे चुप कराया। माला का गला भर्रा गया। माधव ने ग्लास में पानी भरा और माला की ओर बढ़ा दिया। माला ने पानी पिया और ग्लास वापस टेबल पर रखते हुए गर्दन थोड़ी टेढ़ी कर सवालिया नजरों से माधव से पूछा, क्यों माधव? माधव ने मुस्कुराकर कहा, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ये सुन माला ने मानो उस हकीकत से नजरें मिलाने की हिम्मत खोते हुए अपना मुंह हथेलियों में छुपा लिया। माला हथेलियों में मुंह छुपाए वक्त में पीछे चली गई और उसकी नजरों के सामने वो दिन आ गया जब वो तय समय पर उस रोज बॉबी कैफे नहीं पहुंच पाई थी। दरअसल उस दिन वो किसी काम से कॉलेज के बाद कैफे पहुंचने की जगह सीधे घर चली गई।
और शाम को बाजार जाना पड़ा तो कैफे के सामने से गुजरते हुए अंदर नजर डाली तो देखा माधव बैठा था। उसे देख वो अंदर चली गई और जब माधव से पूछा कि इस वक्त वो यहाँ कैसे, तो जवाब में माधव ने कहा था, मैं तो कॉलेज के बाद से ही बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब रोज यहाँ तुम्हारे साथ बैठने की आदत जो हो गई है और यहीं बैठकर सोचा तुम्हारा इंतजार करूं। फिर सामने रखी कॉफी की एक चुस्की लेते हुए माधव ने नजरों में मोहब्बत भरकर कहा था, और बैठा इसलिए भी रहा क्योंकि यकीन था तुम आओगे। इस यकीन के चलते हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा माला। माला ये सुन शर्म से लाल हो गई थी। हथेलियों के पीछे मुंह छिपाए 50 साल की माला पहले वो सब याद कर मुस्कुराई, फिर उसकी आंखें एक बार फिर नम हुई और फिर उन्हीं हथेलियों से आंसू पोंछते हुए एक गहरी सांस लेकर माला ने माधव को देखते हुए कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले माधव। माधव ने माला को कॉफी पीने का इशारा करते हुए कहा, जो बदल जाए वो इंसान कैसा। माला फौरन तो कुछ नहीं कह पाई, लेकिन फिर कॉफी पीते हुए बोली, बस बालों में चांदी उतर आई है, वरना बिल्कुल वैसे ही लगते हो। माधव ने मुस्कुराकर कहा, यू मीन हीरो। ये सुन माला कुछ याद कर ठहाके मारकर हंसने लगी। उसको हंसता हुआ देख माधव उसे निहारते हुए बोला, तुम भी बिल्कुल वैसे ही लगती हो, दिलरुबा। अब माला और माधव चुपचाप एक दूसरे को देखते रह गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें क्या सुने। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद माधव ने कहा, पता है माला, इस वक्त दिल कर रहा है वक्त थम जाए और हम वापस समय में चले जाएं और कुछ बदल पाएं तो सबसे पहले भाग जाते एक दूसरे के साथ और शादी कर लेते। माला एक मायूस मुस्कुराहट के साथ सामने रखे कप की कगर पर उंगलियां फेरने लगी। उसे चुप देख माधव को लगा कहीं उसने जज्बातों में बहकर कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया। उसे लगा माला इतने सालों बाद अब ऐसा कुछ सुनकर कोई शर्मिंदगी न महसूस करे। तो उसने माजरत के इरादे से कुछ कहने को सोचा, मगर वो कुछ कहता कि उसके पहले ही माला ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, कितने नासमझ थे ना हम दोनों उस वक्त। सिर्फ ये सोचकर रुक गए कि शादी सबकी मर्जी से करेंगे, मम्मी पापा भी दोनों के मान ही जाएंगे, मोहब्बत सच्ची होगी तो मिल के रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, हम दोनों की जिंदगी हमारे परिवारों की अना का शिकार हो गई। ये कहकर माला चुप हो गई और माधव उसे अब भी पलक देख रहा था। फिर कॉफी का एक घूंट लेकर हंसते हुए माला ने आगे कहा, और फाइनली हम दोनों ने अपनी खुशी के लिए नहीं, दुनिया की खुशी के लिए दूसरों से शादी कर ली। दुनिया भर के लोग आए, सबने खाना खाया, लिफाफा थमाया, सर पर हाथ रख फोटो खिंचवाई और डकार मारकर चलते बने। अब ये सुन हंसते हुए माधव ने कहा, और हम दोनों के साथ वो सब हुआ जिसकी हम दोनों ने संभावना तक के बारे में नहीं सोचा था। और ये कहकर अचानक माधव ने अपनी आंखों में कुछ धुंधलापन महसूस किया। छूकर देखा तो आंसू थे। माला ने उसके आंसू देखकर कहा, बह जाने दो, हल्का लगेगा। माधव ने मुस्कुराते हुए लेकिन फिर अपनी आंखें पोंछ ली और माला से पूछा कि बताओ, फिर उस रोज तुमने फोन करके जब बताया कि शादी तय हो गई है तुम्हारी, उसके बाद क्या हुआ? मतलब आज तक की कहानी बताओ मुझे। माला ने फिर मुस्कुराते हुए पहले घड़ी देखी, फिर टेबल पर कोहनी टिकाते हुए बोली, मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरी उस कॉल के बाद तुम पर क्या गुजरी। आज देर हो रही है, कल मिले यहीं पर। माधव ने चहकते हुए हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम यहीं शिफ्ट हो गई हो क्या? माधव के सवाल के जवाब की जगह माला ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉफी के बाद वो आगे चौराहे वाली दुकान पर डोसा खाने चलेंगे, वो दुकान है ना अभी? ये सुन माधव के चेहरे पर एक चमक आ गई और उसने हाँ में गर्दन हिलाई। एक अजब एनर्जी महसूस कर रहे थे दोनों, शायद वैसी जो 25 साल पहले महसूस किया करते थे। फिर दोनों कल वहीं बॉबी कैफे पर मिलने के वादे के साथ अपने अपने घर की ओर चल पड़े। इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलना दोनों के लिए ही किसी सपने से कम नहीं था। माधव को अंदाजा भी न था कि जिस पहली मोहब्बत को वो अपनी जिंदगी का अधूरा अफसाना मान समझौता कर चुका था, उसी अधूरे अफसाने को पूरा न कर पाने की कसक माला में आज भी है। दोनों को अलग हुए 25 साल हो चुके थे और वक्त का पहिया बेहिसाब मर्तबा दोनों की ही जिंदगी में अपनी अपनी शादी की धुरी पर बेहिसाब बार घूम चुका था। इतना घूम चुका था कि उसकी रफ्तार अब किसी मशीन की एक तर्ज पर सध चुकी थी और
हर कोई उस रफ्तार का आदी भी हो चुका था, चाहे दोनों के बच्चे हों या फिर दोनों का समाज, सब आदी हो चुके थे उस जिंदगी के। उस वक्त माला और माधव को अलग सिर्फ इसलिए होना पड़ा क्योंकि दोनों की शादी होना आसान नहीं था। जैसे ही घर वालों को पता चला था उन दोनों के रिश्ते के बारे में, दोनों के ही घरों में महाज तैयार हो गए। अव्वल तो दोनों अलग कास्ट के थे और दूसरा यह कि माधव कोई नौकरी नहीं करता था तब क्योंकि दोनों ने उस वक्त अपने ऊपर आदर्शों की चादर ओढ़ ली थी, दोनों ने चुपचाप उन आदर्शों की मोटी चादर से अपनी मोहब्बत का मुंह बंद कर उसे घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त दोनों को वही सही लगा और सब किस्मतमान अपने अपने जीवन साथियों को स्वीकार लिया और उनके साथ मिले जीवन को भी। वैसे तो जो जीवन मिला वो दुनिया की नज़रों में एक बेहतरीन जीवन था, जैसा एक आदर्श शादीशुदा पारिवारिक जीवन होता है। माला की शादी के बाद माधव की भी एक बढ़िया सरकारी नौकरी लग गई और जल्द ही उसकी शादी हो गई और फिर 2 बेटियां। उसकी बीवी भी बड़ी समझदार और बड़े दिल वाली थी। एक बार जब उसे पता चला कि माधव जो रोज शाम बॉबी कैफे में कॉफी पीने जाता है उसकी असल वजह क्या है, तब पहले तो उसे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन जब माधव ने उसे तसल्ली दी कि कॉफी शॉप पर बिताया वक्त उसके दिन भर की थकान दूर करता है, तो उसने मुस्कुराकर बस इतना कहा था, अच्छा ठीक है, मगर थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। और उधर माला की शादी भी एक बड़े सुलझे और समझदार आदमी से हुई थी। एक रोज जब वो माधव के दिए कार्ड को निहार रही थी, उसके पति ने उसके कंधे पर हाथ रख सिर्फ इतना कहा था, कोयले पर राख जम जाने पर भी वो मतलब भर की गर्मी दे ही देता है, बस इतना ध्यान रखना कि उस राख को हटाने के नाम पर बिना वजह उन गर्मी का एहसास देते कोयलों को जला देने वाले शोलों में ना बदल देना। उस दिन के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा माला को, और ना माला ने उन्हें कभी कुछ कहने का मौका दिया। वक्त के साथ दोनों जिंदगी की जिम्मेदारियों में उलझते और सुलझते रहे, लेकिन अपने अपने तरीकों से यादों की गलियों में दिल बहलाने को चले ही जाते। जैसे माधव बॉबी कैफे आ जाता तो माला अपनी यादों को स्याही में तब्दील कर कागज पर उतार देती और फिर उन कागज को किचन में काम करते करते जला देती। इधर माला 2 बेटों की माँ बनी और उधर माधव भी 2 बेटियों का बाप बन गया। दोनों के बच्चे अब कॉलेज वाले हो चुके थे, बिल्कुल उस उम्र के जब माला और माधव कॉलेज में एक दूसरे से मिले थे। किसी फूल सी कोमल माला उस रोज क्लास में सबसे आगे की बेंच पर बैठी थी और माधव उसके ठीक पीछे। माला के घने लंबे बालों की चोटी माधव की कॉपी पर आ गई थी और इस सब से बेखबर माला सामने लेक्चर पर ध्यान दे रही थी और माधव उस चोटी को छूकर एक अलग एहसास ले रहा था। फिर कुछ सोच उसने माला के कंधे को उंगली से थपथपाते हुए उसका ध्यान खींचा। पहले तो चोटी हटाने के लिए कहना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही माला की गुलाबी सूरत उसे दिखी वो कुछ बोल ना पाया। माला भी उसे देखती ही रह गई। कुछ समझ ना आया तो माधव ने उससे उसकी किताब मांग ली और माला ने बिना कुछ कहे माधव को किताब दे दी और वापस सामने देखने लगी। माधव ने किताब पर उसका नाम लिखा देखा तो बस मुस्कुराकर क्लास खत्म होने का इंतजार करने लगा। क्लास खत्म होते ही उसने कहा, माला तुम्हारी चोटी की वजह से आज मैं नोट्स नहीं लिख पाया, क्या मुझे अपने नोट्स दे पाओगी? माला ये सुन पहले तो शर्मा गई, फिर झेंपते हुए बोली, आई एम सॉरी, पहले बताया होता, मुझे पता ही नहीं चला मेरी चोटी तुम्हारी डेस्क पर है। माधव ने मुस्कुरा कर कहा, इट्स ओके, मेरा नाम माधव है, बॉबी के कैफे चलें, वहीं पर नोट्स ले लूँगा। माला पर भी कुछ ऐसा असर हुआ कि उसने भी बिना कुछ कहे हाँ में गर्दन हिला दी। और फिर जान पहचान कब दोस्ती में बदली और दोस्ती ने कब मोहब्बत की शक्ल ले ली, दोनों को पता भी ना चला। और सिलसिला ऐसा चला कि आज तक माधव अपनी मर्जी से बॉबी कैफे आता रहा और माला ने 25 साल बाद भी माधव को अगले दिन अपनी मर्जी से उसी कैफे में बुला लिया। अपने ओवरकोट की जेब में हाथ डाल माधव ने कैफे में जैसे ही कदम रखा उसकी नजरें बॉबी से मिली और हमेशा की तरह वो काउंटर पर बॉबी से बात करने को रुका तो बॉबी ने उसे छेड़ते हुए कहा, आज गुरु देर हो गई तुम्हें। ये सुन माधव ने आंखें छोटी कर बॉबी को हैरान होकर देखा और बॉबी ने फिर अंदर इशारा करते हुए कहा, माला तुम्हारा वेट कर रही है पिछले आधे घंटे से। माधव ने हैरान होकर अंदर देखा तो वाकई माला बैठी थी। उसने फिर चौंक कर बॉबी को देखा, मगर न जाने क्यों 50 साल के अधेड़ माधव के चेहरे पर किसी जवान होते लड़के की तरह शर्म छा गई। उसे शर्माते हुए देख बॉबी ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों ने तो मुझे भी कॉलेज के वो दिन याद दिला दिया यार। फिर
बॉबी ने माधव को अंदर जाने का इशारा करते हुए कहा, अच्छा तुम अब अंदर जाओ, वो इंतजार कर रही है, मैं कॉफी भिजवाता हूँ। माधव झेंपते हुए किसी लड़के की तरह माला की ओर बढ़ा। टेबल पर पहुंचकर माला के सामने वाली कुर्सी खींचते हुए उसने कहा, तुमको जल्दी आ गई शायद, समय तो 4 बजे का तय हुआ था ना। माला ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और फिर घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, हाँ शायद थोड़ा जल्दी आ गई। फिर हंसते हुए आगे बोली, कॉलेज के टाइम तुम्हें बहुत वेट कराती थी तो सोचा आज मैं थोड़ा वेट कर लूं। माधव को इस मामूली से मजाक में भी माला का अपनी जिंदगी में ना होने के दर्द का एहसास हो गया। तो उसने मायूस होकर माला से पूछा, क्यों हुआ वो सब हम दोनों के साथ माला? कितना समझते हैं हम दोनों एक दूसरे को, कितना खुश थे, न जाने किसकी नजर लग गई। माला ये सुन कुछ सोचते हुए नजरें नीची कर लेती है। उसी बीच वेटर कॉफी लाकर रख देता है और जब दोनों को समझ नहीं आया कि क्या कहें तब दोनों ने कॉफी की एक चुस्की ली। फिर कप के रिम पर उंगली फेरते हुए माला ने माधव से पूछा, तुम इतने साल लगातार यहाँ क्यों आते रहे माधव? तब माधव ने शिद्दत भरी नजरों से उसे देखा और एक पल की खामोशी के बाद कॉफी मग में देखते हुए कहा, शायद ही कभी हुआ हो जब यहाँ पर शाम को ना आया हूँ। शुरू में तो बीवी को बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन फिर सबको आदत हो गई। सब समझ गए कि शायद इस टेबल की तन्हाई मुझे रिश्तों की उस भीड़ को सहने की ताकत दे देती है। इसलिए कुछ वक्त बाद सबने टोकना भी छोड़ दिया। और वैसे अक्सर यहाँ की तन्हाई ने मुझसे सवाल भी किया कि क्या वाकई मुझे तुम्हारे लौट आने का इंतजार है? ये कहकर माधव चुप हो गया। माला ने फिर टेबल पर उसकी हथेली पर अपनी हथेली रखते हुए पूछा, और फिर तुम्हारा क्या जवाब था? माधव ने फिर मुस्कुराकर माला को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा, मैंने तन्हाई को हमेशा कहा कि मुझे उसके चले जाने का ही यकीन नहीं। माला ने उसकी हथेली पर अब अपनी दूसरी हथेली भी रख दी और शायद आंखों से बहते आंसुओं को रोकने की कोशिश में आंखें भींचकर गर्दन नीची कर ली। मगर सारी कोशिशें नाकाम रहीं और माला फपक कर रोने लगी। माधव ने न उसे रोने से रोका, न अपने आंसुओं को रोक पाया। आंसुओं के 25 साल पुराने सैलाब के बह जाने के बाद माधव ने माला की पीठ थपथपाई और माला ने फिर खुद को संभालते हुए अपने हैंडबैग से रुमाल निकाल अपने आंसू पोंछे। और एक गहरी सांस लेकर माला ने मुस्कुराते हुए माधव से पूछा, अच्छा अपने परिवार के बारे में बताओ। माधव ने भी बातों के दौर को बदलने में ही बेहतरी समझते हुए मुस्कुराकर कहा, एक बीवी है और 2 बेटियां। बड़ी बेटी कॉलेज खत्म कर अब जॉब कर रही है। मेरी वाइफ उसकी शादी करना चाहती है, लेकिन मैं फिलहाल इंटरेस्ट नहीं ले रहा उसकी शादी में। बल्कि मैंने तो बेटी को कह दिया कि कोई पसंद आए तो बता देना, कम से कम वो तो अपनी मर्जी से शादी करे। ये बोलने के बाद माधव अचानक चुप हो गया, मानो कुछ याद आ गया हो या मानो कुछ गलत बोल दिया हो। उसकी नजरें माला पर गईं तो देखा उसका चेहरा भी कुछ फीका पड़ता दिखा। शायद माधव ने सब कुछ कह दिया और माला ने बहुत कुछ समझ लिया। माला ने फिर नजरें दाईं ओर वाली टेबल पर बैठे एक जोड़े पर टिका दी। उन्हें प्यार से निहारने लगी। माधव को माला का उन्हें यूं देखना अटपटा लगा तो उसने माला के हाथ पर थपथपाते हुए कहा, अरे क्या कर रही हो? तुम इधर देखो ना, वो बेचारे अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। माला को अपनी गलती का एहसास हुआ तो झेंपते हुए फौरन सामने देखने लगी। फिर माधव ने उससे पूछा, मेरा तो सुन लिया, अब अपना बताओ। फैमिली में सब कैसे हैं, कौन कौन है, और वापस अपने शहर कैसे आ गई? तुम तो शादी कर दूसरे शहर चली गई थी ना? माला ने माधव के पीछे उस आसमानी रंग की दीवार को कुछ पल मुस्कुराते हुए देखा और फिर मानो याद करते हुए बोली, हाँ मैं उसी शहर में सेटल हूँ। हस्बैंड की जॉब भी वहीं है और वहीं उनका बड़ा सा मकान भी है। सास ससुर अब नहीं है। हस्बैंड आजकल बाहर टूर पे गए हैं तो मैंने सोचा अकेले घर में क्या करूंगी, तो यहाँ मम्मी पापा के पास आ गई। बहुत समय से बुला भी रहे थे वो लोग। 2 बेटे हैं और दोनों ही बाहर पढ़ रहे हैं। बड़े वाले ने एडवांस स्टडीज में एनरोल किया था, इसलिए वो अभी भी कॉलेज में है, मगर आखिरी सेमेस्टर है। कैंपस प्लेसमेंट हो चुका है उसका, उसके बाद जॉब करेगा। फिर ठंडी होती कॉफी की चुस्की लेने के बाद हंसकर माला बोली, नौकरी बाद में लगी जनाब ने, लड़की पहले पसंद कर ली, साथ ही पढ़ती है, बड़ी प्यारी लड़की है। कुछ समय ये नौकरी कर ले फिर शादी कर देंगे दोनों की। अब ये सुन माधव कुछ सोच में पड़ गया और इस बार माला ने सब समझ लिया। तभी माला की फोन की घंटी बजी।
हाँ पापा, बस कुछ देर में आती हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, वो भी ले आऊँगी। अच्छा, और कुछ तो नहीं मंगाना आपको? ठीक है, घर आके बात करते हैं। माधव ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। 6 बज रहे थे। बाहर अंधेरा छाने लगा था और माला की कॉल के बाद माधव ने पूछा, शायद घर पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है? माला ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। माधव ने भी मुस्कुराकर कहा, तो चलो फिर आज सभा समाप्त करते हैं। माला ने एक गहरी सांस लेकर बगल में रखा अपना हैंडबैग उठाया और चलने को खड़ी हो गई। माधव मगर बैठा ही रहा और कुछ हिचकिचाते हुए बोला, क्या हम कल मिल सकते हैं? माला ने हैरान होकर माधव को देखकर कहा, तुम्हें कोई शक है क्या? माधव ऐसा कुछ सुनने को इतने सालों बाद तैयार नहीं था, लेकिन सुनकर उसे हंसी आ गई और वो गर्दन हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ। अगले दिन उसी समय बॉबी कैफे पर मिलने के वादे के साथ दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन माधव बस कैफे में घुसा ही था और काउंटर पर रुककर हमेशा की तरह बॉबी से बात कर रहा था। तभी माला भी पीछे से आ गई और तीनों ही बातों में लग गए। इधर उधर की कुछ बातों के बाद बॉबी ने कहा, यार उस वक्त के ज्यादातर दोस्त यार सब शहर छोड़कर चले गए। एक माधव ही बचा है जिससे बात और मुलाकात होती है रोज। और इधर तुम जब से आने लगी हो तो सच कह रहा हूँ इतना अच्छा लगता है माला कि क्या बताऊं। बिल्कुल कॉलेज के वो दिन याद आ जाते हैं जब जवानी और जोश अपने उरूज पर थे और जिंदगी का मकसद सिर्फ दोस्ती और दिल लगी था। मगर वक्त की करवटें ऐसी बदलती हैं कि क्या बताएं। ये कहकर बॉबी ने माधव के सर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह देखो, ये हमारे जमाने के हीरो हुआ करते थे। आज जरा इनके 100 में से 90 सफेद बालों को देखो तो लगता है ये वेटरन की कैटेगरी में आ गए हैं। चुहल करते हुए माधव ने बॉबी से कहा, और तुम तो बड़े जवान हो ना अभी। सिर्फ नाम बॉबी हो जाने से ही जवानी नहीं आती जनाब। दोनों की बातें सुन माला ने हंसते हुए कहा, बात तो सही कही बॉबी तुमने। तुम लोगों की बातें सुन और खुद को यहाँ खड़ा देख वाकई लग रहा है मानो सब कुछ वैसा ही है। और बात अगर जवानी की करें तो आप दोनों को बता दूं कि हमारी क्रोनोलॉजिकल उम्र भले 50 के पार हो गई हो, बायोलॉजिकली हम सब बस 6 महीने के हैं, क्योंकि हमारे शरीर के सभी सेल्स 6 महीने में बदल जाते हैं। इसलिए ये उम्र वगैरह का फितूर सब दिमाग का है। बदल सब कुछ गया है और बदला कुछ भी नहीं है। सब हमारी सोच पर डिपेंड करता है। माला की बातें सुन दोनों ही हैरत में पड़ गए। माधव के चेहरे पर फिर अचानक एक मुस्कुराहट आई और उसने कहा, वाकई सोचने बैठो तो कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही तो है। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए फिर बॉबी ने कहा, सही कहा माला, अगर वक्त ने करवट लेकर वहां से यहाँ पहुंचा दिया तो क्या पता वक्त फिर करवट लेकर यहाँ से वापस वहां या कहीं और पहुंचा दे। बॉबी की ये बात सुन माला और माधव दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। उस साधारण सी बात का दोनों पर शायद कोई असाधारण असर हुआ। दोनों को यूं एक दूसरे को देखते हुए बॉबी ने काउंटर के पीछे से दोनों के कंधे थपथपाते हुए कहा, अरे यहीं खड़े रहोगे या बैठकर कॉफी भी पियोगे? चलो जाओ अपनी सीट पर, मैं कॉफी भिजवाता हूँ। दोनों फिर झेप कर हंसते हुए अपनी टेबल की ओर बढ़ने को मुड़े ही थे कि माला ने पलटकर बॉबी से पूछा कि अच्छा, वो 2 रंग वाले बिस्किट अभी रखते हो जो हम लोग तब खाते थे? उसका सवाल सुन बॉबी ने काउंटर के पीछे से बिस्किट की ट्रे उठाते हुए कहा, कुछ नहीं बदला माला, सब वैसा ही है। तो बैठो, मैं भिजवाता हूँ कॉफी के साथ बिस्किट भी। माला और माधव बैठे और तभी वेटर ने आकर कॉफी और बिस्किट रख दिए। माला ने बिस्किट से सजी उस छोटी प्लेट और कॉफी से निकलते भाप को देखा, फिर पूरी दुकान पर नजर घुमाई और नजरों को फिर माधव की नजरों में डालते हुए बोली, माधव क्या सच में कुछ नहीं बदला? माधव ने भी कॉफी, बिस्किट, कैफे और फिर माला की नजरों में नजरें डाल कहा, शायद हाँ, कुछ नहीं बदला। बिस्किट की प्लेट माधव की ओर बढ़ाते हुए फिर माला बोली, तो क्या सब वैसा नहीं हो सकता जैसा तब होना चाहिए था, क्या जैसा हम चाहते थे? एक बिस्किट उठाते हुए माधव ने माला से प्लेट ले ली और कहा, हर चीज का शायद एक वक्त होता है, रिश्तों का भी शायद। फिर माला की ओर प्लेट बढ़ाते हुए माधव ने कहा, कभी कभी हम सही इंसान से गलत समय मिल जाते हैं, लेकिन जो जब जरूरी होता है वो ही होता है। अब बिस्किट लेते हुए माला एक मायूस मुस्कुराहट के साथ बोली, तो अब क्या जरूरी है? माधव ने जवाब में कहा, शायद हम दोनों का मिलना। फिर माला को बिस्किट कॉफी में डिबोता देख
माधव ने बोला, सच में तुम नहीं बदली, वही आदतें हैं अभी भी। माला ने मुस्कुराते हुए उस कॉफी से भीगे बिस्किट को मुंह में रखते हुए कहा, क्या हम लोगों का सिर्फ मिलना ही जरूरी है? माधव ने हैरान होकर पूछा, मतलब? जवाब में माला ने कॉफी के मग से निकलती भाप को अपनी हथेलियों से समेटने की कोशिश करते हुए कहा, मतलब ये कि क्या एक बार फिर हम मिलकर अलग हो जाएंगे? माधव अब चुप हो गया, शायद उसके कान सुन्न हो गए। माला को भी जैसे ही एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई, वो एकदम जम सी गई। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छा गई फिर, और कुछ देर की खामोशी के बाद माधव ने कहा, अगर अलग ही होना होता तो शायद यूं मिलते नहीं माला हम लोग, और अब मिले हैं तो मिलकर ही रहेंगे। माला ये सुन माधव को देखती रह गई, कुछ सोचकर बोली, मगर ये किस भरोसे से कह रहे हो? माधव ने कॉफी मग को देखते हुए कहा, भरोसे का पता नहीं, बस दिल से आवाज आई तो बोल दिया। माला ने फिर मायूसी से मुस्कुराकर कहा, क्या सच में तुम्हें लगता है सब वैसे ही है? माधव ने कहा, शायद हाँ शायद ना। दरअसल अब हमारी जिंदगी हमारा बनाया है समाज तय करता है, और समाज को देखो तो शायद सब बदल गया है। अब उसे बीच में ही टोकते हुए खींचकर माला बोली, और हमारे समाज में हम कहाँ हैं? समाज बना किससे? हमसे ही ना। तो इस पूरे फैसले में हम कहाँ हैं? हमारे लिए जरूरी फैसले अगर हमारा समाज करेगा तो हम क्या करेंगे? और क्या ये जो समाज हमें बनाना पड़ा वो हमारी मर्जी से बना? बताओ माधव। माधव ने माला की हथेलियों पर अपनी हथेली रखते हुए कहा, सही कह रही हो। मैं भी मानता हूं कि हम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमने चुनी ही नहीं, मगर क्या अब हम इस समाज से अलग हो पाएंगे? माला ने माधव को निहारते हुए सवाल किया, जैसे तब इस समाज के लिए हमने एक दूसरे का साथ छोड़ा था, क्या अब एक दूसरे के लिए समाज का साथ नहीं छोड़ सकते? जवाब की जगह सवाल पूछते हुए माधव ने अब कहा, क्या हम दोनों अपने अपने परिवारों से खुश नहीं हैं? ये सुन वेटर को हाथ के इशारे से पहले माला ने 2 कॉफी का इशारा किया और फिर बोली, एक दूसरे से खुश रहने के लिए क्या हमें अपने परिवारों से नाखुश होना जरूरी है? अब सवाल के बदले सवाल पूछने के इस दौर में माधव ने अगला सवाल दागते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन अपने बच्चों से क्या हम नजरें मिला पाएंगे? ये सवाल सुन माला चुप हो गई। शायद उसकी नजरों के सामने जवान बेटों के चेहरे तैरने लगे। जो माला अभी कुछ देर पहले तक हौसले की उड़ान उड़ रही थी, अचानक शायद बच्चों के जिक्र से अपने परों को बेजान होता महसूस करने लगी, और फिर मानो किसी नाकामी के एहसास से अपना सर टेबल पर अपनी हथेलियों के सहारे रख रोने लगी। लेकिन अब माधव ने मानो उसे हौसला देने के इरादे से उसका सर सहलाते हुए कहा, लेकिन माला शायद हमारे बच्चे हम पर फक्र करें, जब उन्हें एहसास होगा कि क्योंकि कोई लड़ाई मरकर नहीं जीती जाती और हम दोनों ने खुद को मार कर जीने का फैसला नहीं किया। अब ये सुन माला आंसू पोंछते हुए सर उठाकर माधव से बोली, क्या हम दोनों ने कोई फैसला कर लिया है? माला के गीले गाल पोंछते हुए माधव ने कहा, कोई तो फैसला अब लेना ही पड़ेगा शायद माला। जवाब में संजीदगी से माला ने कहा, तुम्हारी वाइफ मान जाएगी? छत की ओर देखते हुए माधव ने पूछा, तुम्हारा हस्बैंड ऐसा कुछ करे तो क्या तुम मान जाओगी? माला अब चुप हो गई, लेकिन माधव ने कहा, दुनिया के लिए हम दोनों विलेन बन जाएंगे, ये दुनिया चैन से नहीं जीने देगी। तुम बोलो, मंजूर है तुम्हें माला? माला ने एक बार फिर हिम्मत जुटाते हुए कहा, तब दुनिया विलेन बनी थी, अब हम बन जाएंगे, हिसाब बराबर। और अगर ये दुनिया जीने नहीं देगी तो ये दुनिया ही छोड़ देंगे। 50 साल सबके लिए जी लिए, क्या अब अपने लिए जीने या मरने का फैसला भी नहीं कर सकते हम? हालांकि इस बात को सुन दोनों को ही अचानक मानो कोई हौसला मिल गया हो। एक दूसरे को मुस्कुराते हुए दोनों कुछ देर देखते रहे, और उसी बीच बॉबी ने कॉफी भेज दी। फिर दोनों ने चुपचाप होंठ कॉफी के मग से लगा लिए, और किसी ने कुछ नहीं कहा, और दोनों किसी सोच में उलझ गए। शायद सालों बाद इस तरह मिलने की वजह समझने की कोशिश कर रहे थे, या शायद ये सोच रहे थे कि सालों बाद भी दोनों एक दूसरे के लिए आखिर कैसे इतना जरूरी हो सकते हैं। दिमाग में एक सवाल ये भी आया होगा कि क्या एक बार फिर एक दूसरे के लिए विलेन बने, या पहली बार दुनिया के लिए विलेन बने? खैर, कॉफी के आखिरी घूंट के साथ शायद दोनों को उन तमाम सवालों के जवाब मिल गए। दोनों ने एक बार
नज़रों में नज़रें डाली और बिना कुछ कहे एक साथ दोनों खड़े हुए और कैफे से बाहर निकलने को बढ़े। काउंटर के पीछे से बॉबी का मुस्कुराता चेहरा देख माधव ने जेब से एक नोट निकालकर बॉबी की ओर बढ़ाया तो जवाब में बॉबी ने कहा, रहने दो यार। माधव अब माला को देख धीमे से बोला, इसके भी गुनहगार बन जाएंगे हम शायद। जवाब में माला बस मुस्कुरा कर रह गई। और फिर बाहर निकलते हुए माधव ने बॉबी से कहा, मेरे घर से कोई पूछने आए तो बता देना माधव माला के साथ चला गया है। ये सुन बॉबी हैरान रह गया। अगर कुछ पूछता या कुछ समझता उसके पहले ही माला ने कहा, और मेरे घर से कोई पूछने आए तो कह देना माला माधव के साथ चली गई। बॉबी बहुत कुछ पूछना चाह रहा था लेकिन उसके गले में मानो कोई बर्फ का टुकड़ा अटक गया हो, तो बस उन दोनों को जाता देखता रह गया। जैसे जैसे माला और माधव दुकान के बाहर की भीड़ में खोने लगे, वैसे वैसे बॉबी वो सब कुछ समझने लगा जो उन दोनों ने उससे नहीं कहा लेकिन बॉबी ने उनसे जानना चाहा। और देर शाम जब एक एक करके माला और माधव को ढूंढते हुए उनके घर से लोग आए और बॉबी से पूछा कि क्या वो उनसे मिला था, तब जवाब में बॉबी ने वही कहा जो माला और माधव ने उससे कहने को कहा था। लेकिन जब दोनों ही परिवार वालों ने बॉबी से हैरान होकर उन दोनों के जाने की वजह पूछी तो बॉबी ने बस मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा था, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड।